इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ARFM गोल्ड 100.1 पर दोस्तों आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ आमिर और मेरे साथ हैं पूनम का चांद। पूनम का चांद आमिर, और वो भी दिन में खिला हुआ। बिल्कुल। दिन में इसीलिए क्योंकि आज हमारे जो किसान मित्र हैं उनके लिए स्पेशल टॉपिक हम लेकर आए हैं। बिल्कुल स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और मौसम जो है वो भी सर्दियों का जो है अपने शबाब पर है ना। कुछ और दिन मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना और रहेगा ये। बिल्कुल 1-1.5 महीना और रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो मौसम होता है ना, वो हमारे मूड को बहुत बदलता है या मूड के साथ साथ चलता है। बिल्कुल, क्योंकि इस मौसम का मूड के साथ साथ जो हमारे खेत हैं, हमारी जो फसलें हैं, उन पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और सब अलग अलग तरह की फसलें इस मौसम की वजह से ही उग पाती हैं। तो अब देखो ना, अगर हम मौसम की ही बात करते हैं, एक बहुत खूबसूरत लाइन मुझे याद आ रही है, आप कहें तो मैं शेयर करूं? इजाजत। जी। जागे हुए मिले हैं कभी सो रहे हैं हम। वाह वाह। जागे हुए मिले हैं कभी सो रहे हैं हम, मौसम बदल रहे हैं बसर हो रहे हैं हम। बसर हो रहे हैं। वाकई इंसान बसर होता है उसकी ज़िंदगी, लेकिन ये जो मौसम है ये उसकी ज़िंदगी में रंग भर देता है। और आजकल रंग बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और ये विंटर सीजन के जितने भी फूल होते हैं बहुत रंग बिरंगे खूबसूरत फूल होते हैं। पूनम, क्यों ना हम ऐसा करें, अपने जो हमारे किसान मित्र हैं और बाकी हमारे लिसनर्स हैं उनको बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। भाई, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि मैं भी उसके बारे में जानना चाहती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। जी, गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। और इस टॉपिक पर जो हमारे आज के एक्सपर्ट होंगे, प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गोगराज जाट साहब जी। जी, तो गोगराज जाट साहब जी से बहुत सारी बातें हमें करनी है, जानना है इसके बारे में। इसलिए भी जानना है क्योंकि देखो आजकल बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा जंक फूड पे आ गए हैं। जी। लेकिन गोभी एक ऐसी सब्जी है जो अभी भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अभी भी शौक से खाते हैं। फिर गोभी वर्गीय बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे गोभी में अभी तो कहा, एक तो फूल गोभी होती थी, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। फूल गोभी की तरह से एक ग्रीन कलर की गोभी भी जो है वो आती है, बिल्कुल ब्रोकली भी होती है। ब्रोकली, जिसको हम ब्रोकली बोलते हैं, वो भी गोभी वर्गीय ही एक किस्म है, इसी उसमें आती है। और आजकल तो पर्पल कलर की गोभी भी आती है। बिल्कुल। तो ये जो रंग बिरंगी सब्जियां हैं और खासतौर पे गोभी की जो अलग अलग किस्में हैं वो रंग भी भरती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। बहुत ज्यादा पोषक होती हैं ये। तो आइए दोस्तों सुनते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती जो है, और हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर गोगराज जाट साहब जी। गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गोगराज जाट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं और जब भी कोई विशेष विषय होता है तो आप हमारे साथ होते हैं। और आज जो हमने सब्जेक्ट चुना है, जो विषय चुना है, वो गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती चुना है। गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें पत्ता गोभी आ जाती है, गार्ड गोभी आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, फूल गोभी आ जाती है, और भी कोई है जो विशेष इसमें इस वर्ग में आते हैं? देखिए, हमने बात की कि गोभी वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख सब्जियां हमारी पत्ता गोभी व फूल गोभी है। इसके बाद में जो एक विदेशी सब्जी है जिसको हम ब्रोकली बोलते हैं, वो इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो गांठ गोभी है और एक चाइनीज केबेज होती है जिसको चाइनीज पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर हो रही है, वो आती है। तो ये सारी सब्जियों की खेती जो भी हमारे किसान मित्र कर रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये कार्यक्रम सुनना है क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वैज्ञानिक खेती में कैसे खेती की जाती है, क्या ध्यान में रखना होता है? वैज्ञानिक खेती से हमारा तात्पर्य होता है कि फसल का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए कि उसमें कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। तो इससे हमारा तात्पर्य होता है कि गोभी वर्ग की जो फसलें होती है उनमें जो किस्में होती है वो एक सीजन के अलग अलग सीजन की अलग अलग किस्में होती है। तो किसान भाई अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो जो पछेती किस्में होते हैं वो अगेते मौसम में लगा लेते हैं, जिससे कि उनको उत्पादन नहीं मिल पाता है और जो गोभी में फूल है वो नहीं बन पाता है, फूल छोटा रह जाता है। और अगर अगेती किस्में अगर पछेती जो उसकी बुआई करते हैं तो उसमें जल्दी फूल फलन आने लग जाता है और उसका साइज बहुत ही छोटा रह जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक हमेशा ये सलाह देते हैं कि
कि वो सही किस्मों का चयन करें, बीज है वो सही मात्रा में लगाएं और उससे पहले पौधशाला में इसका अच्छा प्रबंधन करें और अच्छी प्रकार की जो कीटनाशक है या जो फफूंदनाशी है उनका सही समय पे, सही मात्रा पे और विवेकपूर्ण प्रयोग करें। अंधाधुंध उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और हमारे जो पर्यावरण है, हमारी जो इकोलॉजी है, उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है। बहुत सही कहा आपने। हमारे किसान मित्र बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि संतुलित बिल्कुल हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि हम संतुलित आहार की भी बात करते हैं तो उन्हें भी हर चीज संतुलित रूप से मिलना चाहिए। तो जब हम संतुलित कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर ये भी आता है कि खाद उर्वरक भी बहुत महत्वपूर्ण है जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो खाद उर्वरक भी संतुलित मात्रा में कितना कैसे देना चाहिए ये भी आप बता दीजिए। देखिए, गोभी वर्गीय जो फसलें होते हैं इनके लिए उस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं और जिसका पीएच मान होता है वो लगभग 6 से 7 के मध्य होता है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपने जांच कराई है उसमें पीएच का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, ये जरूर देख लें। और जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं इनमें विशेषकर पत्ता गोभी और फूल गोभी, इनमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। चाहे वो सड़ी हुई गोबर की खाद से आती हो, चाहे वो केंचुए की खाद से आती हो, चाहे वो रासायनिक खाद है जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, उससे आती हो। और जो फास्फोरस की मात्रा है वो 80 से 100 केजी होती है और पोटेशियम उर्वरक है उनकी मात्रा भी लगभग 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होना चाहिए। और जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अगर बात करते हैं तो हम बुआई से पूर्व इसकी लगभग आधी मात्रा खेत में डाल देते हैं। और जो आधी मात्रा होती है वो लगभग जब हमारी क्रॉप 30 दिन की हो जाती है और जब 45 दिन की हो जाती है तो 2 बार इसको खड़े खेत में डाल लेना चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जो उर्वरक के जो स्रोत हैं उसमें किसान भाई यूरिया ले सकते हैं, डायमोनियम फास्फेट ले सकते हैं और म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। जिनकी 25 फसल जिन्होंने रोपाई की है जो नवंबर के माह में, अब उनकी जो फसल लगभग 45 दिन की हो चुकी है तो वो दूसरी व तीसरी मात्रा इसमें डाल सकते हैं। और खड़ी खेत में डालने के बाद वो सिंचाई तुरंत कर दें जिससे कि वो पानी में घुलकर और उनकी जड़ों तक जा सके, जिससे कि पौधे का अच्छा विकास हो सके और उनमें जो फूल है वो अच्छी क्वालिटी का बन सके। तो ये इसके लिए एक संतुलित मात्रा होती है जिसका किसी किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनमें जिंक है, कॉपर है, वो भी इन फसलों में बहुत ही लाभदायक होते हैं। और सल्फर जो एक नाम का उर्वरक होता है वो भी इसमें जो इसका फूल होता है उसको अच्छी चमकदार, सुडौल और आकार बढ़ाने में सहायता करता है। तो उनका प्रयोग भी किसानों को समय पर करना चाहिए जिससे कि कार्य की विकार उत्पन्न ना हो। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से और एक एक चीज को बिल्कुल बताया है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे किसान मित्र बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। मैं सोच रही थी डॉक्टर गोगराज आप हैं तो सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। जब हम किसी भी फसल के उत्पादन की तरफ देखते हैं तो सिंचाई कैसे, कब, कितनी करनी चाहिए ताकि हमें बेहतर फसल मिल सके। और साथ ही साथ जैसे जनवरी का महीना लगभग समाप्ति की ओर है तो कुछ महत्वपूर्ण कृषि कार्य भी होंगे जो इस दौरान करने चाहिए, तो उसकी भी जानकारी देते चलते हैं। देखिए, जो भी फूलगोभी और पत्ता गोभी की जो 25 किस्में किसान भाइयों के खेत में भी बढ़वार की अवस्था में है तो उनमें सबसे जो प्रमुख कार्य है वो होता है सिंचाई। जब भी किसान भाई अगर पत्ता गोभी या फूल गोभी अगर बेड पर लगा रखी है, खड़ी जो नालियों में लगा रखी है, नालियों के ऊपर जब लगाते हैं सामान्यतः तो उसमें जो हम सिंचाई करते हैं तो पानी से मर्दा नीचे धंस जाती है जिससे कि हमारा पौधा कमजोर हो जाता है और वो गिरने लगता है। तो सबसे प्रमुख कार्य है कि आप खाद उर्वरक डालने के बाद में मिट्टी चढ़ा दें और उसके तुरंत बाद में सिंचाई करें। और सिंचाई इतनी करनी चाहिए कि उसका 75% हिस्सा जो है वो पानी से भर जाए, उसको पूरा पानी से नहीं भरना चाहिए, अन्यथा वहाँ की मिट्टी है वो साइड में हो जाती है और फिर उससे कि पौधा गिरने लग जाता है। तो इस प्रकार कुछ विशेष क्रियाएं उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो खरपतवार है उनका समय समय पर नियंत्रण करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई गुड़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये जो हमारी मुख्य फसल होती है उससे जो नमी होती है और जो खाद उर्वरक होते हैं उनको ये इससे प्रतियोगिता करते हैं, उनका शोषण ये कर लेते हैं जिससे कि हमारी मुख्य फसल कमजोर हो जाती है। तो समय समय पर खाद व उर्वरकों का भी प्रबंधन करना चाहिए, सिंचाई भी सही समय पर करनी चाहिए और जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी सही समय पर करना चाहिए। अगर किसान भाई आगे कभी पत्ता गोभी या फूल गोभी लगाना चाहते हैं तो पेंडेमेथिलिन नाम का जो खरपतवारनाशी है उसका 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका रोपाई से पहले अगर छिड़काव कर देते हैं तो उनके खेत में खरपतवारों की संख्या बहुत ही कम होती है। पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए आप, पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी जब गोभी की सब्जी हम बनाने लगते हैं या पत्ता गोभी की बनाने लगते हैं तो उसमें से कीड़े भी निकल जाते हैं, तो मैं सोची थी उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं किसान मित्रों को किस बात को ध्यान में रखना है।
और साथ ही साथ कभी कोई रोग भी है जो लग जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी जानकारी भी देखिए, अगर हम गोभी वर्गीय फसलों की बात करें तो इनमें जो प्रमुख जो बीमारी आती है वो होती है आर्द्रगलन। वो क्या है कि जो हमारी नर्सरी की अवस्था में ये बीमारी आती है, जब हम इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं, पौधशाला तैयार करते हैं, तो जब हमारी पौध लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, तब वो जड़ों से टूटकर और गिरने लगती है। यह एक फफूंदनाशक पीथियम एक फफूंद होती है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। और इसमें लगभग अगर 3 से 4 दिन में अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो पूरी की पूरी पौध समाप्त हो जाती है। तो ये एक बीज जनित बीमारी है। तो इसके लिए बीजों का उपचार है वो जरूर करना चाहिए। इसके लिए हम जो फफूंदनाशक दवा है, जिसमें हम थायरम, बाविस्टीन, कैप्टान, कोई भी हम दवा ले सकते हैं, जिसका 2 ग्राम दवा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार करना चाहिए। उसके बाद में ही बीज की बुआई करें। और जो दूसरी बीमारी है जो खड़े खेत में आती है वो है काला विगलन, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसको किसान भाई ये पहचान सकते हैं कि इसमें वी शेप के जो वी आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाती है और उनकी जो शिराएं हैं वो काली पड़ने लग जाती है। तो जो काला विगलन रोग है ये भी एक बीज जनित बीमारी है, जिसके नियंत्रण के लिए बीजों को 50 सेंटीग्रेड डिग्री वाले पानी में आधा घंटे तक उनको डुबोकर रखना चाहिए, जिससे कि ये बैक्टीरिया आसानी से मर सके। अगर इसका प्रकोप खेत में बहुत अधिक हो जाता है तो इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा है, जिसका 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें 30 मिनट तक बीजों को उपचार करना चाहिए। और अगर बीमारी का खड़े खेत में आ रही है तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 50% मात्रा, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। और जो तीसरी जो प्रमुख बीमारी है वो है काला धब्बा, छल्लेदार गोल धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों पर। इसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। और जो प्रमुख जो कीट है वो है डायमंड बैक मोथ, जो इसके जो पृष्ठ भाग पर 3 हीरे की तरह चमकीले चिन्ह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको डायमंड बैक मोथ कहते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह को खाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्पाइनोसेड नाम की जो दवा है उसको 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और जो दूसरा प्रमुख कीट है वो होता है कटुआ इल्ली। ये रात्रि में नुकसान करता है, पत्तियों को खा जाता है, पत्तियां में छेद हो जाते हैं गोल, और जो कि फसल को लगभग 40 से 50% तक भी एक नुकसान पहुंचा सकता है। और ये इनकी जो सुंडियां होती है वो प्रमुख नुकसान करती है। इसके नियंत्रण के लिए 10 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में तैयारी के समय मिलाना चाहिए। तो ये सब किसानों को ध्यान रखना चाहिए कीटों बीमारियों के बारे में। जी जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और बाद में फिर परेशानी हो जाए तो फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है। सही मूल्य पर आ गए तो मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी भी आपसे ले लेते हैं। डॉक्टर गोगराज हमारे साथ गोल्ड के स्टूडियो में है और आज चर्चा करें गोभी वर्गीय सब्जियों की। और एक चीज मैं और सोच रही थी कि कटाई एक सही तरीके से करने से भी फायदा होता है, लेकिन कभी कभी भंडारण की आवश्यकता भी पड़ती है। तो वैसे में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि जब भी किसान भाई कटाई करें तो सामान्यतः किसान भाई कटाई सुबह के समय में करते हैं। फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो या ब्रोकली हो, सुबह के समय करते हैं। सुबह का मतलब हो गया, सुबह का मतलब होता है कि वो जनरली 7 से सुबह 6-7-8 बजे से शुरुआत करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग इस समय ओस अधिक रहती है। तो जब भी कटाई करें, पत्ता गोभी का वो फूल हो या फूल गोभी का फूल हो या गांठ गोभी का हो, उसको जमीन की सतह पर नीचे ना रखें, क्योंकि उससे मिट्टी लगने का पूरा डर रहता है। तो जो प्लास्टिक के जो कोई भी बैग हो उसमें उनको रखें प्रॉपर। और जो कटाई करें वो किसी भी चाकू की सहायता से या हाथ से अगर तोड़ते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कट अन्य सतह पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें सड़न गलन की संभावना अधिक बढ़ जाती है अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर उसकी कटाई कर रहे हैं तो। और जब उसकी बाजार मार्केटिंग करें तो उससे पहले जो फूल हैं उनका आकार के हिसाब से उनकी ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनको अच्छा बाजार भाव मिल सके। छोटे आकार के जो फूल होते हैं वो अलग करना चाहिए, बड़े आकार के, मध्यम आकार के ग्रेडिंग के हिसाब से किसानों को इनकी ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाजार में अधिक भाव मिल सके। और इनके लगभग 20 से 25 किलोग्राम के बॉक्स, जो पॉलीथीन के जो बॉक्स होते हैं, उनमें इनकी पैकिंग करके और बाजार में भेजना चाहिए। और संभवतः अगर जिस दिन कटाई की उसी दिन अगर उसकी मार्केटिंग करें तो उसका भाव अच्छा मिल जाता है। मैं ये सोच रही थी, कभी कभी जब हम गोभी खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई बहुत ही बड़ी गोभी होती है जी, लगभग 2-3 किलो की भी हो जाती है वो, तो उसके लिए क्या अलग से बीज होते हैं जो हमारे किसान मित्र प्रयोग करते हैं? जी, आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये जेनेटिक करेक्टर होता है किसी वैरायटी का। जैसे हम अगर बात करें पत्ता गोभी की तो पूसा ड्रम हेड, पूसा संस्थान की एक किस्म है जिसका अगर वेट है वो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति
जो उसका फूल होता है जी। उसका वेट लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक होता हाँ, है। बहुत तो इस भारी। प्रकार की जो वैरायटीज होती है, जो किस्में होती है, उन जगहों पर प्रेफर की जाती है जहाँ पर छात्रावास होते हैं या आर्मी की कैंटीन जिन्हें होती ज्यादा चाहिए है, होती जहाँ है, पर बहुत जैसे क्वांटिटी बहुत रेस्तरां अधिक, वगैरह में, जी, होटल वगैरह में, तो वहाँ उनके के लिए लिए ये अच्छी किस्में ठीक रहती है कि वहाँ किसान अगर उनको भेज दे तो अच्छा रहता है उनके लिए। तो उसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं उत्पादन के लिए। नहीं, उसमें थोड़ा अगर वेट अधिक होता है तो उसमें उत्पादन ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका बाजार में फिर भाव नहीं मिल पाता। जब हम अगर कभी जो खरीदने जाते नॉर्मल हैं, होता है वो सही जी, होता है। जो नॉर्मल होता है उसको हम प्रिफर करते हैं कि एक फूल लेते हैं तो इसके लिए 1 या 2 दिन हमारे ये काम आ जाएगा। अगर हम बड़ा लेंगे तो फिर वो पूरा खराब होने लग जाता है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और कुछ क्वेरीज हमारे मन में थी जो आपने पूरी की। जी। और साथ ही साथ कुछ हमारे किसान मित्रों के भी प्रश्न होते हैं जो हम तक पहुंचते हैं। आप बिल्कुल हमें लिख करके भेज सकते हैं kkbongold@gmail.com पे, और डॉक्टर साहब से जवाब लेके हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। प्रीति चाहती है इजाजत, नमस्कार। तो पूनम, आज बहुत इन्फॉर्मेशन मिली गोभी के बारे में, गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में। तो हमारे साथ हमारे जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट रहे, वो है डॉक्टर गोगराज जाट साहब, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमें दी और बताया कि कैसे कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में जितनी भी बारीकियां थी, जो आजकल के नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में दोस्तों हमने जाना। बिल्कुल, और अब मौसम के बात हमने कर ही ली है आमिर, लेकिन बाजार भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि आजकल तो वैसे भी मौसम ऐसा है कि बहुत अलग अलग वैरायटी आ रही है सब्जियों की, फलों की। तो बाजार भाव जान लेते हैं। बिल्कुल, बाजार भाव जानते हैं, और बाजार भाव के साथ साथ पूनम, मौसम पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या टेम्परेचर है, क्या उतार चढ़ाव है, इसके बारे में एक छोटी सी झलक हम ले लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले फलों की बात करते हैं। अमरूद 55 रुपए प्रति किलो, चीकू 37 रुपए प्रति किलो, अंगूर 70 रुपए प्रति किलो और किन्नू 16 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। और सब्जियों में बथुआ 15 रुपए प्रति किलो, बैंगन 14 रुपए प्रति किलो, पालक 9 रुपए प्रति किलो और मटर 12 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। तो ये था फल व सब्जियों का बाजार भाव। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कुछ इस तरह रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पश्चिमी हिमालयी राज्यों के पश्चिमी भागों में पहले शुरू होंगी और फिर धीरे धीरे उत्तराखंड तथा लद्दाख तक हिमपात देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश या ओलावृष्टि होने की आशंका है। और कल के मौसम का जिक्र करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखेगा और 25 जनवरी से फिर तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है। तो ये था मौसम संबंधी हाल। भाई आमिर, देखो, अगर हम बात करते हैं किसान की बात की, तो तुम्हें नहीं लगता कि किसान की बात अधूरी रह जाएगी अगर हमारे किसान मित्र से हमारी बात ना हो? बिल्कुल, और किसान मित्र जो हैं वो अपनी जब कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, किसी नई फसल में उसका प्रयोग करते हैं, तो फिर वो जो उनका तजुर्बा होता है वो दूसरे किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल, तो उनका कैसा अनुभव रहता है टेक्नोलॉजी को लेकर, या आजकल के मौसम को लेकर, या फिर आजकल की खेती या रोपाई को लेकर, वो जानते हैं। और ये टॉपिक भी हम फिलहाल जो है इसे गोपनीय रखते हैं। देखते हैं कि हमारे किसान उन्हीं से जानते हैं कि आज वो क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल। किसान की बात हम सब के साथ।
किसान की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में कौशल कुमार मिश्रा, और आप शाहजहांपुर से हैं और प्रगतिशील किसान हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। और हम चाहेंगे कि हमें कुछ बेहतर बातें इनसे बिल्कुल सीखने को मिले, जानने को मिले, जिससे हमारे किसान मित्र फायदा उठा सके। और अभी हमारे साथ आप हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने कहा कि आप शाहजहांपुर से हैं, तो शाहजहांपुर की जब हम बात करते हैं कौशल जी, तो वहाँ गन्ने की खेती भरपूर मात्रा में होती है और हम चाहेंगे कि उस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने बीघा जमीन है। मैं 35 मेरे पास जमीन है और मैं 6 भाई हूँ, तो मैं करीब 50 एकड़ जमीन करता हूँ। और 50 एकड़ जमीन काफी होती है। यस, बहुत ज्यादा जमीन होती है जी। और मैं एजुकेशन में था तो उस समय मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि मैं स्वयं और मैं कुछ लोगों को रोजगार दे सकूं। तो आज से 30 वर्ष पहले मैंने खेती का काम शुरू किया था और मैं अपने गांव और प्लस आसपास के लोगों में जागरूकता का काम करता रहता हूं। लगातार नए गन्ने की बीज, नए तरह से बुआई करना, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, इन सब चीज़ों पे मेरा लगातार काम रहता है। आज मैं चाहता हूं कि किसान, गन्ने की फसल एक उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि बुआई से लेकर के और कटाई तक अगर पूरी तरह से एक्टिव रहता है तो उसको सरकारी मूल्य मिलता है। और गन्ने में चाहे एक कहावत कही जाती है कि जल जाए तब भी कुछ देखा जाता है, तो गन्ने में लगातार गहरी जुताई और हरी खाद की आवश्यकता होती है, जिससे गन्ने का प्रोडक्शन और गन्ने में रोग कम से कम लगते हैं। तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, है ना? इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए और रखते भी हैं लोग, और मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं। मैं लगातार लोगों के बीच रहता हूँ और लोगों को जाकर बताता हूँ। मेरे फार्म पर भी लोग आके मेरे खेती देखते हैं। मैं जो जो पद्धति बुवाई की अपनाता हूँ, बधाई की अपनाता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ाने की अपनाता हूँ, उनको देख के जनपद में जागरूकता बढ़ी है। और आज जो 180 कुंटल एकड़ का एवरेज निकलता था, आज वो जो करीब 300, 350, 400 कुंटल तक का एवरेज एक आ रहा है। तो ये सब चीजें लगातार करने से खेती में नुकसान तो नहीं है, लेकिन किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि किसान कैसे कर सकते जी, और सरकारी मूल्य मिल जाए। और अनुभव से इंसान सीखता है। जैसे आपने कहा कि इतने वर्ष हो गए, लगभग 30 वर्ष हो गए आपको। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो मैं खेती करता हूँ, खेती मेरा लगाव है और मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई काम नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कौशल जी, वो है मार्केटिंग। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि जो गन्ने की खेती होती है उसे बाजार में ले जाने के लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आसानी से सब काम हो जाते हैं? अगर आप पास आसपास चीनी मिलें हैं तो चीनी मिलों का एक शेड्यूल होता है कि उनको कितना गन्ना एक सीजन में क्रश करना है। वो उस गन्ने का बाकायदा सर्वे कराते हैं, डाटा फीड करते हैं और किसानों को उनकी उपज के आधार पर पर्ची, जो उनका बेसिक कोटा होता है, उसके आधार पर देते हैं। तो गन्ने में यदि चीनी मिल है तो कोई आप समस्या नहीं आती। बहुत बढ़िया। तो मार्केटिंग की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कौशल जी हम आपसे जानना चाह रहे थे वो ये कि क्या सिर्फ गन्ने की खेती होती है आपके खेतों में या मिश्रित भी होती है, जैसे उसके साथ भी हम एक अंतः फसल ले सकते हैं? मैंने आज से 20 साल पहले एक सोचा था कि मैं गन्ने के साथ की जो बीच की दूरी है उस दूरी में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले शुरुआती दौर में तो दलहन का काम किया था, मसूर जी और सरसों का। उसके बाद लगातार मैं हर साल कोई न कोई नई फसल लगाता हूं। जो गन्ने की जो मैंने दूरी बढ़ाई 5 फीट की, पहले लोग 1.5 फीट 2 फीट के गन्ने की बुवाई करते थे। आज मैं जो गन्ने की बुवाई कर रहा हूं मैं 5 फीट पे कर रहा हूं। तो 5 फीट के बीच के जो गैप होता है, जो अक्टूबर स्विंग कही जाती है, तो अक्टूबर स्विंग के बीच में गन्ने की बुवाई के बाद जमाव तो हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फसल बढ़वार नहीं लेती है। तो सर्दियों के समय में जैसे मैंने शिमला मिर्च, अचार वाली मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी इत्यादि जितनी सब्जियां हैं मैं उनको पैदा कर रहा हूं। तो मैं गन्ने की लागत को टोटल अन्य फसलों से निकाल लेता हूं। अभी मैंने इस साल कच्चा आलू किया था पहली बार। क्या बात है। आपने शिमला कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि शिमला मिर्च हमें बहुत अच्छी लगती है और खेतों में लगी हुई शिमला की तो बात ही कुछ नहीं, और बिल्कुल है। देखने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पौधा भी हरा होता है और फसल भी हरी होती है, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और आंखों के लिए देखा जाए तो वो बहुत सुटेबल चीज है जी, स्वास्थ्य के लिए उत्तम, स्वास्थ्य के लिए भी है। तो इस बार मैंने कच्चा आलू किया था, तो मैंने आलू का तो रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन किया और रिकॉर्ड तोड़ रेट भी मिला। बहुत बहुत बधाई आप। मैं तो सह फसली पे भी बहुत दिमाग लगाता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ, लोग कर भी रहे हैं मेरे साथ। और एक जो महत्वपूर्ण बात कौशल जी ने हमें बताई कि और भी हमारे जो किसान मित्र हैं उन्हें रोजगार भी आप दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। जैसे कोरोना काल चला था, पूरा देश टूट रहा था, तो एक किसान एक ऐसी चीज थी कि जिन किसानों ने अपने आप काम किया और प्लस उनके साथ जो रहे लोग थे, अगर बड़े बड़े फार्मर हैं, तो उन्होंने, क्योंकि खेती नहीं रुकी कोरोना में, खेती में लगातार काम हुआ, तो जो लोग पलायन करके शहरों से गांव की तरफ गए थे उन्होंने खेतों में काम किया, उनको रोजगार मिला, उनको पैसा मिला और प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है।
कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए और साथ ही साथ हमारे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। मैं तो एक गांव में बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली और आपकी आकाशवाणी में आने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो ये थे हमारे किसान भाई जिन्होंने हमें बहुत आला जो है इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद है पूनम के हमारे जो बाकी किसान भाई हैं जो इससे लाभ उठा सकते हैं। जी, और आमिर लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि हमारा फोन इन प्रोग्राम होगा, लाइव होगा, और उसका टॉपिक रहेगा प्याज और लहसुन की रुपाई। और उसके लिए एक्सपर्ट कौन है? उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर DS राणा साहब, और प्याज और लहसुन की रुपाई से रिलेटेड जो ये हमारा प्रोग्राम होगा दोस्तों, ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम रहेगा और इसके फोन नंबर्स जो हैं आपको उसी दिन बताए जाएंगे। बिल्कुल, तो फिर हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो किसान मित्र हैं, किसान भाई हैं, वो फोन करके और हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं और जो भी उनके प्रश्न हैं उन्हें सोच सकते हैं। तो अभी से हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि उनके पास समय रहे और वो सोचें कि उन्हें क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। बिल्कुल, एक बार और फिर टॉपिक बता दें आप। नेक्स्ट जो है हमारा प्याज और लहसुन की रुपाई जो है उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, और ये लाइव फोन इन प्रोग्राम हमारा रहेगा। अब इतनी बातें हो गई पूनम, और आपने देखा होगा किसान जब खेत में काम कर रहे होते हैं थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी चाहिए होता है। बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है। तुम ये बताने वाले हो कि अच्छा सा गाना सुनने वाले हैं, एक लोकगीत सुनने वाले, और कहाँ का ये और बताओ। एक पंजाबी लोकगीत सुनते हैं जो इस सर्दी के मौसम में जो है बिल्कुल थका देगा, एनर्जी से भर देगा और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा ठीक हो जाएगा। पेश है एक पंजाबी लोकगीत। चरखा कुकर देंदा शावा, कुकर लगी कलेजे शावा, एक मेरा दिल पिया तड़के शावा, दूजा कंगन छणके शावा, चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा कत्ता परीता नाल चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा। देता विच चरखे दे मेखा, महारानी मैनू याद जो आवे जद चरखे वल वेखा, चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा कत्ता परीता नाल चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा। चरखे दा मैं रंग किया खा, रंग आखा सुनहरी, बाबल मेरे हाथ जो पड़िया ते रोया परी कचहरी, चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा ये बिकदा है वड्डे बाजार, चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा। बनेरे कांपिया बोले मैं चरखे तंद पावा, जे कावा मेरा वीर लिया में तन पुट पुट चूरियां पावा, चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा कत्ता परीता नाल चरखा चन्नन दा शावा, चरखा चन्नन दा। तो भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं किसान की बात के बारे में, या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। इस पर आप लिखकर हमें भेजिए ताकि इस प्रोग्राम को और कैसे बेहतर बनाया जा सके ये हम जान सकें। बिल्कुल, कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो, कोई तारीफ हो, वो भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। फिलहाल पूनम, अब वक्त आ गया कि हम इजाजत लें। देखो, मन तो बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि ऐसा लगता है कि बातें करते जाएं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें इस वक्त जाना होगा। तो फिलहाल पूनम को और आमिर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।